हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, है ना? सभी बढ़िया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जेई एडवांस के 2015 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है आप कैसे सोल्व करेंगे, है ना? ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास एक इजी सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें तो है ना, ठीक है, एकदम इजी सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, और एक क्वेश्चन तो पक्का रहता ही है ना? ठीक है। अभी इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया इस चैप्टर का। पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, मेंस में आते थे, अभी एडवांस में भी आया इस साल, है ना? 25 में भी आया, 23 में भी आया, है ना? तो करते हैं, देखते हैं ना अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, देखते हैं अभी अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, है ना? ये अपने पास 25 में क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास 23 में क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेई एडवांस, छोटा सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर, है ना? ये अपने पास 18 में आ रखा है, ठीक है। और ये भी 18 में आ रखा है, और ये अपने पास 15 में आ रखा है। तो अपन ने क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक लिए, 15 से लेके 25 तक लिए, ठीक है। तो अभी है ना, आप सारे के सारे ये क्वेश्चन साथ साथ में ट्राई करेंगे। आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, आप अपने जो भी मतलब कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, आपने जो भी चीज़ें सीख रखी है, जो भी लॉजिक सीख रखे हैं, वो लगा के ट्राई करें साथ साथ में कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, है ना? ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? चलो कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए? हम्म इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, 2025 का क्वेश्चन है ना? ठीक है। या इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, ये भी इजी है ना? देखो आप इस चैप्टर को करके रखें एकदम अच्छे से, है ना? क्योंकि जेई मेन की कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसका इसका क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है ये, है ना, तो मैं इसके पूरा मतलब कंप्लीट चैप्टर भी अपन करेंगे इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना? ठीक है। तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे, वो आप देखें, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें जेई मेन के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे पिछले सालों के। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर अपन करने वाले हैं ना यूट्यूब पे, है ना? ठीक है। तो अभी देखो भाई, है ना, सारे के सारे ये क्वेश्चन देखे, है ना? हम्म हाँ, चलो अपन है ना देख लेते हैं कि कम टाइम वाले पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना? चलो ये सोल्व करते हैं, 2018 का क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। सारे इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें कि कैसे हो सकता है ना? ठीक है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रिक, अभी सोल्व करते हैं इसको, देखो, है ना? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर रिलेटेड ईच अदर, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज मस्ट आल्सो बी रिलेटेड। इसने क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनी होती है अपने पास? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड रहता है? टाइम डिपेंडेंट रहता है। वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि एक दूसरे को क्या रहते हैं, बनाते रहते हैं, है ना? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वापस क्या बन जाता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और ऐसे ही अपने पास स्पेस में या किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती रहती है, ट्रेवल करती रहती है, ठीक है। तो देखें तो इसने क्या बोल दिया, हाँ, ईच अदर इन द क्वेश्चन बिलो। ई का ये ब्रैकेट ब्रैकेट लग रखा है, तो इसका मतलब है ई का डायमेंशनल फॉर्मूला। बी का ब्रैकेट लग रखा है, इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिस्पेक्टिवली, वाइल अपसाइलन नॉट का ब्रैकेट एंड म्यू नॉट का ब्रैकेट स्टैंड फॉर डायमेंशंस, डायमेंशन के लिए, है ना, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी एंड परमीएबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी कितनी होती है अपने पास, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी कितनी होगी, म्यू नॉट होगी, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस रिस्पेक्टिवली। एल एंड टी आर द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, आर द क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। फाइंड, अब अपन को निकालना क्या है, द रिलेशन बिटवीन ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। अपने को एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच में जो डायमेंशनल फॉर्मूले का रिलेशन निकालना है ना? क्या निकालना है?
एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में रिलेशन निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूले का रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू दिस, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, इसका ये। आप एक तो इसको यूनिट एंड डायमेंशन के मेथड से कर सकते हैं कि कौन सा सही है, उसके लिए आपको सारे म्यू नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला रखना होगा और एप्सिलॉन नॉट का रखना होगा। ठीक है, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाए तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप वापिस यहाँ पे म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का रखोगे, अगर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड आ गई तो ये भी अपने पास क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो एक तो ये हो गया कि इसको आप डायमेंशनल फॉर्मूले से चेक कर सकते हो, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रख रख के, यहाँ पे भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रख रख के चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे फॉर्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पास एकदम इजीली थोड़े से टाइम में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अपने को रिलेशन किस में निकालना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल टी। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला रहता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी बराबर इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी बराबर क्या होगा, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी क्या है, स्पीड है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन वैक्यूम। ठीक है, तो देखो अब अपने को म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर कर दो, इक्वेशन का स्क्वायर किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो म्यू नॉट को एक साइड में कर लो, ये लो म्यू नॉट इधर आ गया, सी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, ये लो सी स्क्वायर इसके नीचे आ गया। अब अपने को म्यू नॉट चाहिए तो म्यू नॉट इज इक्वल टू सी की पावर -2 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। इनको अपन क्या लेके आ गए, नीचे थे, इनको क्या लेके आ गए, ऊपर लेके आ गए। तो अब आपको दिख रहा है कि म्यू नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको सीधा हो गया, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब आपको पता है कि सी क्या है, स्पीड है किसकी, ईएम वेव की, और कहां पर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में, किस में, फ्री स्पेस में। कितना होता है सी बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सी क्या है, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT-1। तो सी की जगह आप क्या रखोगे, सी की जगह रखोगे, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है अपने पास LT-1। तो देखो म्यू नॉट सी की पावर -2, तो इसकी -2 करोगे तो एल की पावर -2, टी की पावर माइनस ऑलरेडी है, तो देखो ये है ना, सी की पावर -2 निकालना है, तो सी की पावर -2 बराबर कितना होगा, एल की पावर -2 और टी की पावर -1 -2 कितना हो जाएगा, 2। तो सी की पावर -2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एल की पावर -2 और टी की पावर 2, एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। ठीक है, अब एक इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ऐसे लगा दो। ठीक है, ये लो, तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी है, -1 है, तो इसमें -1 नहीं है, +1 है, ये गलत हो गया, इसमें -1 नहीं है, ये गलत हो गया, और ये इसमें देखो, इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, एप्सिलॉन नॉट की पावर, एल की पावर -2, टी की पावर 2, एल की पावर -2 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें आपको दिख रहा है एल की पावर -2, टी की पावर 2, ये देखो ये मैच खा रहा है अपने पास यहाँ पे। बस अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा था तो आपके लिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, है ना। ठीक है, तो देखो भाई, अगर ये फॉर्मूला आ रहा है आपको, इस फॉर्मूले का बहुत यूज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे जेईई मेन में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो एकदम इजी था या नहीं था, इजी था ना। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 18 का एक क्वेश्चन हो गया अपने पास, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखोगे सारे, हाँ। 18 का एक क्वेश्चन और आ रखा है, ये देखते हैं 18 का क्वेश्चन, सारे ट्राई करो, है ना। ठीक है, सारे के सारे ट्राई करें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट लगाए। ठीक है, हाँ, देखो यार, इसमें सेम टू सेम वही क्वेश्चन बोल रहा है ना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर द dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other in the question below. E का dimensional formula और B stand for dimensions of electric and magnetic fields respectively, while epsilon naught और mu naught stand for dimensions of permittivity and permeability of a free space.
रिस्पेक्टिवली परमिटिविटी क्या होगी, अब साइलेंट नॉट होगी फ्री स्पेस की, ये कितनी होगी, परमिएबिलिटी कितनी होगी, म्यू नॉट होगी किसकी, फ्री स्पेस की। एल क्या है, लेंथ है, टी क्या है, टाइम है, आर डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। अब अपने को निकालना क्या है, द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ई और बी की जो डायमेंशंस है उनमें क्या रिलेशंस आएगा, एक तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से कर सकते हैं, किससे, यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है, कि ई का डायमेंशनल फॉर्मूला रखो, बी का रखो, ठीक है। अगर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड आ जाए तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी ई का डायमेंशनल फॉर्मूला रखोगे, बी का रखोगे, और फिर इसको इधर तो सोल्व हुआ हुआ ही है, इधर सोल्व करके देखोगे, अगर दिस साइड बराबर दिस साइड आ गई तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें भी रख के चेक करोगे, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला रखोगे, ई की डायमेंशन रखोगे, बी की रखोगे, अगर दिस साइड बराबर दिस आ गया तो वो ऑप्शन सही है, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, सही रहेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन से सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे फॉर्मूले आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका एकदम इजी से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है याद में ध्यान में रखना है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रिलेशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इसमें एक रिलेशन होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम या फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है तो ई नॉट बराबर क्या होगा, बी नॉट सी। ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट सी। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस बोल दे, वैक्यूम बोल दे तो आप ये लोगे, ई बराबर बी सी। वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मैंने कहे तो बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले से जेई मैन में, ठीक है। मैं आपको इसके क्वेश्चन लेके अपन डिस्कस करेंगे। ई बराबर बी सी, वेयर ई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, और ये वैलिड किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। अब ये मीडियम में होती, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होती तो ये फॉर्मूला कैसा होता, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट वी होता। मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चेंज हो जाएगी, वी स्पीड हो जाएगी। तो ये किसके लिए, कोई भी मीडियम आ जाए, कोई भी डाइलेक्ट्रिक या कुछ भी मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है तो उस केस में आप ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट वी कर दोगे। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये फॉर्मूले ध्यान में है तो ये देखो, ये क्वेश्चन अभी सोल्व कर देते हैं, यही सोल्व कर देते हैं। ये लो, कईयों ने तो सोल्व ही कर दिया होगा, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी। तो देखो, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी। तो ई का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो बी तो सभी में है, देखो ई बराबर बी, ई बराबर बी, बी का आपको लिखना है ही नहीं, ई बी, ई और बी को एज इट इज रखना है। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, सी स्पीड होती है और इस स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ई नॉट का डायमेंशंस इज इक्वल टू बी नॉट एल टी माइनस वन का डायमेंशंस, ठीक है। बी नॉट का अपन ने रखा नहीं है, इस बी नॉट को रखना है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे भी नहीं रख रखा। तो ये कौन से में आ रहा है, एल टी माइनस वन, बी एल टी माइनस वन, ये देखो इसमें आ रहा है। सी वाला ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया, बी एल टी माइनस वन, ई बराबर ये देखो एकदम इजी सा, इस बी को बाहर भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये देखो भाई कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। ई बराबर बी सी वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ई बराबर बी सी, ठीक है, ई बराबर बी सी, बस, है ना। फिर बी को तो रखना नहीं है, सी बराबर एल टी माइनस वन, बस इतना ही था। अगर फॉर्मूला आ रहा है तो ई बराबर बी सी, बी को ऐसा कैसा रखो, सी बराबर एल टी माइनस वन, ये देखो बी का ऐसा कैसा, सी बराबर एल टी माइनस वन, है ना। इजी था या नहीं था, अगर आपको फॉर्मूले आ रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे थे तो आप सारे रख रख के देखते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो फिर,
एक तरीका तो वही यूनिट एंड डायमेंशन है, म्यू नॉट का रखो, एप्सिलॉन नॉट का रखो, आई का रखो, वी का रखो, अगर दिस साइड बराबर दिस साइड आ जाए, ठीक है। एक तो क्या हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन वाला मेथड हो गया, ठीक है। तो देखो यार, अभी ये क्वेश्चन अपने पास आ रखा है 15 में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आई, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी म्यू नॉट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज सी, द सी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज और आर। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे भी एक तो डायमेंशनली करेक्ट होगी, उसके लिए आप यूनिट एंड डायमेंशन लगा के सोल्व कर सकते हैं। म्यू नॉट की रखोगे, आई की रखोगे, आई क्या है, करंट है, फिर एप्सिलॉन नॉट, वी क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। इन सब के फॉर्मूले रखोगे, डायमेंशंस रखोगे, है ना, पूरों के, फिर उसको सोल्व करोगे, दिस साइड बराबर दिस साइड आ गई तो ये सही है, फिर इसमें रख के चेक करोगे, एप्सिलॉन नॉट आई का रखोगे, म्यू नॉट वी का रखोगे, अगर दिस साइड बराबर दिस साइड आ गई तो ये इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट होगी, फिर इसमें रख के चेक करोगे, फिर इसमें रख के चेक करोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अगर आपको सारे फॉर्मूले आ रहे हैं तो देखो यार, आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले आ रहे हैं तो डायरेक्ट, नहीं तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक फॉर्मूला होता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है ना। क्या होता है, देखो अपने को एक तो ओम लॉ से अपन जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। ओम लॉ से V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, V पोटेंशियल बराबर आई आर, आई करंट है, R रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो अपने पास म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, इसका अगर अपन क्या लगा दें, रूट लगा दें, क्या लगा दें, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी इसको जो सोल्व करोगे तो इसका जो डायमेंशंस आएगा वो रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशंस है, जो यूनिट है, वो रेजिस्टेंस के यूनिट के बराबर आता है। और ये होती है इम्पेडेंस ऑफ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका वैल्यू है ना अपने पास कितना आता है, इन फ्री स्पेस 377 ओम। म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 377, ठीक है, ठीक है, ओम, या इसका आएगा 120 पाई ओम। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए बात। हाँ, R बराबर V अपॉन आई, V अपॉन आई का ओम होगा, ठीक है, यूनिट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये भी रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर है, V अपॉन आई का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर है डायमेंशनल फॉर्मूले, है ना, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। तो देखो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो V आई दिख रहा है, तो V और I को एक साइड में लेकर जाओ, ऑप्शन फर्स्ट उठाते हैं अपन, ये लो ऑप्शन फर्स्ट उठाया, ऑप्शन फर्स्ट ये लो ए में क्या दे रखा है, V और I को एक साइड में कर लो, म्यू और एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में कर लो। तो देखो म्यू नॉट तो इधर का इधर पड़ा है, इस एप्सिलॉन नॉट को इसके नीचे लेके आ जाओ, ये लो एप्सिलॉन नॉट को इसके नीचे लेके आ गए, इधर है अपने पास V स्क्वायर, इस I स्क्वायर को इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, या इसको आगे सोल्व करोगे तो ये क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब देखो V अपॉन आई का भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, V अपॉन आई का भी R के बराबर होगा, और अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये दोनों के दोनों ये देखो इसके बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है भाई, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ गई इतनी बात कि ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला सही हो गया, और ये इनका डायमेंशन, इसका यूनिट क्या आएगा, दोनों का ही ओम के बराबर आएगा, इसका भी ओम इसका भी ओम, ठीक है। फर्स्ट चेक हो गया और फर्स्ट सही निकला, सेकंड वाला चेक कर लो,
सेकंड वाले में भी v और i को एक साइड में कर लो, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को एक साइड में कर लो। तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट है। अब बी ऑप्शन उठा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन पिक किया है अभी? ऑप्शन बी। ये लो बी पिक किया। एप्सिलॉन नॉट इधर का इधर है, इसको यहीं रख दो। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइड में। आया या नहीं आया? v इधर का इधर है पड़ा है, इस i इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। अब अपने को पता है v अपॉन i का, तो इसका तो किसके बराबर होगा? इसका यूनिट तो r के बराबर ही होगा रेजिस्टेंस के, या इसका v अपॉन i का डायमेंशनल फॉर्मूला r के फॉर्मूले के सेम होगा, बट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का नहीं होगा। अगर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, यहाँ पे क्या होता? रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट आ रहा है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये तो क्या हो गया भाई? बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये लो बी ऑप्शन क्या कर दिया? गलत। इतना समझ में आ गया बात, है ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट आता, म्यू नॉट ऊपर आता, एप्सिलॉन नॉट नीचे आता और रूट होता, तो अपन कह देते कि ये सही है, नहीं तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, तो ये हो गया गलत। अब देखो, अब अपन उठाते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये क्या है? ये देखो v अपॉन आई को एक साइड में कर लो, है ना? ये देखो ये इधर, हाँ अपने पास क्या दे रखा है? i बराबर एप्सिलॉन नॉट सी वी। थर्ड ऑप्शन में ये दे रखा है। मैं एप्सिलॉन नॉट सी को इसके नीचे लाना चाहता हूँ, ये लो एप्सिलॉन नॉट सी, और i को इसके नीचे लाना चाहता हूँ, तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको वापिस वही फॉर्मूला यूज होगा जो अपने पास 2018 वाला इक्वेशन में यूज हुआ था। अब देखो सी का क्या रखोगे? सी का आपको पता रखना है कि सी बराबर क्या होता है भाई अपने पास, यहाँ पे क्या होता है? सी बराबर अंडरूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू रखो। ठीक है, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो 1 अपॉन में दिस था, तो अपॉन वाला क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे रख दोगे आप अंडरूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब देखो भाई ऊपर रहेगा, ये इसको आगे लेके आ जाते हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, ऊपर रहा म्यू नॉट का रूट, ये लो म्यू नॉट का रूट, नीचे ये है एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट की पावर 1। तो ये नीचे आके हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट होके नीचे भी क्या रहेगा? रूट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये तो भाई सही है, इसको क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब ये तो हमें पता है v अपॉन आई का डायमेंशनल फॉर्मूला भी r के बराबर होगा, और इसका भी किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन अपने पास क्या है? सही है। सी वाली इक्वेशन क्या होगी? डायमेंशनली एकदम करेक्ट होगी या नहीं होगी? ये देखो, बस सी का ही रख दिया, सी बराबर 1 अपॉन अंडरूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, और इससे जो भी कट रहा था उसको काट दिया, और इस ये अपने पास ऐसा कुछ आया, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट बराबर वी अपॉन आई। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आर रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या है? इक्वल है, इसके साथ मैच कर रहा है। देखो वी अपॉन आई बराबर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था या नहीं था? है ना? ठीक है, तो ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन चेक करो। क्या करोगे? फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे चेक कर देता हूँ। ये लो यहाँ पे इसको मिटाया, बी वाले को मिटाया, ये लो फोर्थ वाला चेक कर देते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन उठाओ। म्यू नॉट सी आई क्या है? म्यू नॉट सी आई बराबर एप्सिलॉन नॉट वी। तो वी अपॉन आई को एक साइड में कर लो, तो ये लो म्यू नॉट सी इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब सी की वैल्यू रख दो भाई, सी की वैल्यू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में रख दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सी की जगह क्या रखोगे? 1 अपॉन में रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब देखो भाई यहाँ तो हो जाएगा रूट म्यू, तो ये हो जाएगा ऊपर तो रूट म्यू नॉट, और नीचे एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, 1 और हाफ। एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। ये तो v अपॉन आई तो अपने को दिख रहा है, v अपॉन आई तो किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा। v अपॉन आई का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? r के। बट इसका म्यू नॉट, रूट म्यू नॉट, एक म्यू नॉट से यहाँ से चला जाएगा रूट, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? रूट म्यू नॉट, और नीचे एप्सिलॉन नॉट की पावर 3/2।
ये तो अपने पास होता ही नहीं है। अपने पास अगर ऐसा होता तो अपन क्या बोल देते कि उसका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर है और इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बट ये वाली करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं आ रहा। किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, ये कैसा नहीं आ रहा, इसके जैसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए अपने पास सीधे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, है ना। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अभी देखो 25 का ये क्वेश्चन करते हैं। सारे के सारे एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं वो लगा के देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 इंटू 10⁻7 फोटॉन्स। ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम 1 लेना है आपको। कंटेन्स 35 इंटू 10⁻7 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन इज viewed as if the energy of photon is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic wave within the same volume, ठीक है, then amplitude of the magnetic field is this। एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी नोट निकालना है भाई। ये कह रहा है बी नोट की वैल्यू ये होगी, तो आपको क्या निकालना है, बी नोट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एल्फा निकालना है। ठीक है, टेकिंग परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻13 4 जूल सेकेंड एंड पाई इज 22.7। द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, आपको क्या निकालना है भाई, एल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आया कि एक यूनिट, एक क्यूब है अपने पास। ठीक है, एक क्या है, क्यूब है, और उसका वॉल्यूम क्या है, 1 है। वॉल्यूम कितना लोगे, 1। उसके अंदर फोटॉन्स है। क्या है उसके अंदर, फोटॉन्स। फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल्स है ना, स्मॉलेस्ट लाइट पार्टिकल है ना। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। अब इसके लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स भी आना चाहिए, है ना, प्लांक लो, है ना। प्लांक ने क्या बताया, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ई बराबर एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ई बराबर एच न्यू। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको मॉडर्न फिजिक्स भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1 यूनिट है, उसके अंदर इतने फोटोन्स हैं, 35 इंटू 10⁻7 फोटोन्स है। और एक फोटोन, हर फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी का है, सारे के सारे फोटोन एक ही जैसे हैं। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और वो कितनी है, 10⁻15 हर्ट्ज है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सारे फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इसी सेम वॉल्यूम के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी के बराबर होगी। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी। ठीक है, इसी सेम वॉल्यूम के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी एवरेज एनर्जी इन सारे फोटोन की एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो सारे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, सारे फोटोन की एनर्जी निकाल लो, और उस एनर्जी को क्या रख दोगे, photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic wave। इन सारे फोटोन की एनर्जी, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसी सेम क्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी के बराबर होगी इन सारे फोटोन की एनर्जी। तो पहले देखो कि इन सारे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। आपको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, है ना। एक फोटोन की एनर्जी ई बराबर कितनी होगी, एच न्यू। और ये किसने बताया था, प्लांक ने। ठीक है ना, मैक्स प्लांक नाम का एक साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ई एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एच बराबर क्या है, प्लांक कांस्टेंट, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब अपने पास ऐसे ऐसे एन फोटोन है, तो एन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक फोटोन की एनर्जी है, और ऐसे ऐसे सेम कितने फोटोन है, एन फोटोन है, तो उन सारे फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये लो, ई बराबर एन। एन की वैल्यू रखो, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, कंटेंस इतने फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, एन की वैल्यू है ये, तो एन की वैल्यू रख दो यहाँ पे 35
इंटू 10 की पावर 7 रख दिया, 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 एन का रख दिया। एच की वैल्यू, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, देखो कितनी फैसिलिटी दे रखी है, कितनी सारी सुविधाएं आपको दे रखी है, ये लो सब कुछ दे रखा है ना, क्या दे रखा है, सब कुछ, ठीक है। अब म्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ भी रख सकते थे, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सारे फोटोन्स की कितनी है, 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो ये देखो ये सारी एनर्जी आ गई, उस एक यूनिट वॉल्यूम का क्यूब है उसके अंदर इतने फोटोन्स थे, कितने, 35 इंटू 10 की पावर 7 फोटोन थे, उन सारों की एनर्जी इतनी आ गई। अब ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये एनर्जी है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी क्यूब के अंदर है, उसकी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी के बराबर होगा। अब एवरेज एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कितनी होती है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ सारे, नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो भाई, देखो देखो इस, अब पार्ट 2 में आ गए अपन, पार्ट 2 ये लिया व्हाइट कलर, आपके लिए कलर चेंज किया है भाई, सफेद कलर, है ना, ठीक है। तो देखो सारे के सारे है ना, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में कितनी होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, म्यू ई इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम वेरिंग होते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों एक दूसरे को बनाते रहते हैं, ठीक है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वापस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऐसे ही वेव प्रोपोगेट होती रहती है, दोनों एक दूसरे को बनाते रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, और ऐसे ही वेव क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है, कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है। तो देखो भाई, अब अपने पास एक होती है एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आती है यू, यू एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में तो इतना होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, न कि एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में क्या लिखोगे, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है भाई, अगर जिनको नहीं आ रहा है वो अभी ध्यान में रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में हर शिफ्ट में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ जाता है, या इन एनर्जी में रिलेशन पूछ लेता है, या वेव किधर जा रही है वो सारे पूछ लेते हैं, किसी की एक की डायरेक्ट, दो की डायरेक्शन दे देगा, तीसरे की डायरेक्शन पूछ लेगा, ऐसे सारे भरे पड़े हैं क्वेश्चन, है ना, ठीक है। ये है एनर्जी, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, और ये भी एवरेज है, क्या है, एवरेज है, एवरेज का मतलब किसी टाइम पे ज्यादा किसी पे कम है, तो उनका आपने सबका क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब डेंसिटी का है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी क्या है, ये देखो यू का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ना ये, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, एनर्जी इसको क्या लिख सकते हो, ई अपॉन वी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी, तो एनर्जी ई अपॉन वी का फॉर्मूला, ई अपॉन वी बराबर ये, और ये इसके बराबर, ई अपॉन वी इसके बराबर, ये एनर्जी डेंसिटी है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, तो एवरेज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इसके बराबर।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आपके। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो बात लिखी थी इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये लो इसको मिटा दिया, ये मिटा दिया, ठीक है। अब आपको अगर यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, तो अब आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो वॉल्यूम को E अपॉन वी एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर। अब देखो अगर आपको ई नोट पूछता तो दिस बराबर दिस रख देते। अब आपको ई नोट नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, बी नोट पूछा है, तो दिस बराबर दिस के बराबर रख दो, और दिस की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन वी होगी, ठीक है। तो देखो ई अपॉन वी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एवरेज एनर्जी, ये क्या है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर बी नोट का स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नोट, ठीक है। तो ये एनर्जी है भाई, ये क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी एवरेज एनर्जी ENERGY, तो इस वॉल्यूम को इधर भेज दो, एवरेज एनर्जी है, तो इस V को इधर भेज दिया। अब अपने को पता है वॉल्यूम कितना था, 1 यूनिट था, वॉल्यूम कितना था, 1 था। देखो ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उस क्यूब के अंदर वॉल्यूम की वैल्यू क्या रख दोगे भाई, 1 रख दोगे है। तो ई एनर्जी एवरेज एनर्जी है, ये एवरेज एनर्जी है ना। तो ठीक है, एवरेज एनर्जी, इसमें अपन क्या करें, एक स्लाइड और ऐड करें या यहीं सोल्व कर दें, क्या किया जाए भाई, एक स्लाइड और ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी दिस इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, इनके बराबर होनी चाहिए। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इतने फोटोन की एनर्जी के बराबर है, ये क्वेश्चन वाला दे रहा है, ठीक है। तो इस एनर्जी को इसके बराबर रख दोगे, आपको बी नोट मिल जाएगा। तो देखो V का वैल्यू 1 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, बी नोट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट, ठीक है। और ये क्या है, एवरेज एनर्जी है, एनर्जी का ये कर दिया, ठीक है। और ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर है, ये क्वेश्चन वाले ने बोला है। तो देखो अभी अपन कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक स्लाइड और ऐड किया, और पीछे वाला मेरे को बताते रहोगे कि क्या क्या है। दिस एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी, तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू बी नोट अपॉन 2 म्यू नोट इज 35 इंटू 10 की पावर 7। देखो एनर्जी बी नोट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट इज इक्वल टू 35, ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, 35 इंटू 10 की पावर 7, 35 इंटू 10 की पावर 7, 6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 15, 6 10 की पावर 34 कितना था, प्लस का था या कितना था, माइनस में था, 10 की पावर -34 और 10 की पावर 15। अब तो यार, अब तो बी नोट निकालने में कुछ रहा ही नहीं, अब बी नोट निकालना कोई डिफिकल्ट है क्या, यस, इसको इधर भेजो और मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो बस, है ना, ठीक है। तो देखो भाई, हाँ, बी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू नोट को इधर भेज दो, तो 2 म्यू नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो सारी फैसिलिटी दे रखी है आपको, म्यू नोट की भी वैल्यू दे रखी है, म्यू नोट की वैल्यू दे रखी है क्या, ये देखो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, क्या चाहिए भाई, सारा कुछ दे रखा है। म्यू नोट बराबर कितना है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये लो 2 म्यू नोट को इधर भेजा और इस म्यू नोट की वैल्यू भी रख दी, 2 म्यू नोट को इधर रखा, इधर भेज दिया, और वैल्यू भी रख देते हैं साथ साथ में। म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, अब इसको रख दो यहाँ पे, 35 इंटू 10 की पावर 7, 6 इंटू 10 की पावर -34, 10 की पावर 15। अब हमें क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए था, बी नोट चाहिए था। तो ये स्क्वायर है, तो इधर इस रूट को इधर भेज दो। ये देखो 10 की पावर 7 से क्यों ना आपके लिए कलर चेंज किया जाए, क्या कलर लिया जाए आपके लिए, और ब्लैक कैसा दिखेगा, ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा है ना आपके लिए, ये कैसा दिखेगा, ये अच्छा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है ना, चलो ये कलर लेते हैं, ब्राउन, ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लिया गया है आपके लिए, है ना, ठीक है। तो देखो ये गया, ये इससे गया, 10 की पावर -7, 10 की पावर +7 गया, ठीक है, ठीक है, गया भाई। पाई की वैल्यू भी दे रखी थी उसने कि पाई की वैल्यू कितने रखनी है। अब यहाँ पे बी नोट, इस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो इधर लग जाएगा रूट, ठीक है।
4, 4 का 4, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 22/7, ये देखो पाई की वैल्यू रख दी। ये 35 का 35, 6 का 6, अब ये कितना हो जाएगा 15 और -34, 34, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -19 ही होगा ना। 19 ही होगा भाई, सही है ना, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। ये लो, ये लो भाई, 7 का इसमें जाएगा 5 बार, 4, 22, इसका इसमें गया 5 टाइम्स, ये 6, देखो भाई 10 की पावर -19 है ना, 10 की पावर -19, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर -18 अपॉन में 10, 10 ऊपर आएगा तो वापस 10 की पावर -19 हो जाएगा ना, तो इसको ऐसा लिख दिया। अब आप देखना पीछे अपने पास, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि 10 की पावर -18 से -10 की पावर -9 बाहर आ जाएगा इसमें रूट से, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, ये देखो 2 और 5, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया था इसलिए, ये देखो 2 चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा, ये 10 चला जाएगा, 5 × 10, 10 अपॉन में 10, इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22, और यहाँ से 10 की पावर -18 का बाहर कितना आ जाएगा, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ये लो 10 की पावर -9, 18 का क्या आ गया बाहर, 10 की पावर -9। अब भाई ये तो आपको ही सोल्व करना होगा, ये किसको सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है, और कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आएगा, ठीक है ना, करोगे सारे, है ना। देखो इधर भी चॉइस होता है, इधर भी 24, इधर भी 24 होता तो बाहर कितना आ जाता 24 आ जाता, अगर इधर भी 22 होता तो 22 आ जाता। तो अब मुझे आइडिया तो आ रहा है कि यार ये किसके बराबर होगा, 23 के समथिंग होगा, क्या होगा समथिंग 23 आएगा, क्योंकि भाई अगर ये भी चॉइस होता 24 होता तो 24 बार आ जाता। अब इसमें एक 24 है, एक 22 है, तो मुझे लग रहा है ये समथिंग 23 के आसपास आएगा, और आप सोल्व करके बताओगे 23 के पास कितना आसपास आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आप बताओगे, है ना, समथिंग 22 समथिंग 23 आएगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के क्या करोगे, कमेंट करोगे भाई, कमेंट आंसर, होमवर्क, ठीक है। तो समथिंग 23 × 10 की पावर -9 टेस्ला, 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 ठीक है ना, टेस्ला का मालिक कौन है भाई, एलोन मस्क, है ना, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन भी ध्यान में रखें, है ना, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन देख लेते हैं 2023 का, कहाँ का 2023 का, ठीक है। तो सोल्व करके बताओ यार, सारे पढ़ो जल्दी से, है ना, सारे पढ़े हैं ना, कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे अपने तरीके से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। करो देखा नहीं, सारे सोल्व करो, है ना, ठीक है। करें अभी, है ना, ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। देखो ध्यान से पढ़ें एकदम, एन द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन ए डायरेक्शन in a dielectric medium is given by, the electric field associated with an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by E की E is this, ठीक है, sin this which of the following option is are correct, the speed of the, यार इसमें देखता हूं मैं, अरे यार वो तो नहीं रहा है ना, अभी 1 मिनट, ये नोट है ना, ठीक है। चलो उसके बिना ही काम चला लेंगे भाई यार, है ना। sin 2 पाई इंटू दिस, ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, बी एक्स बराबर -2 इंटू 10⁻⁷ साइन दिस। ठीक है, बी वाई इज दिस, ये बी वाई होगा। द वेव इज पोलराइज इन द एक्स वाई प्लेन विथ पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री with respect to the x axis, the refractive index of the medium is 2। ठीक है, ये यार ये पोलराइजेशन वाला है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम नहीं है अपने पास, है ना। चलो मैं बना के देखता हूँ कि मेरे से सही बन रहा है या नहीं। इससे अच्छा है कि एक अपन डायग्राम लेते हैं ना, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यार, देखो अभी है ना, यहाँ पे किया इसे, है ना, और सरच 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 ये रहा। इस पे सर्च करते हैं अपन। चल क्यों नहीं रहा भाई? चल क्यों नहीं रहा? चल नहीं रहा ना, ये चल नहीं रहा यार, क्यों नहीं चल रहा? इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें आ रही है दिक्कत। ठीक है, इसमें आ रही है दिक्कत, है ना। एक मिनट मैं ही देखता हूँ इसको। इसके एक डायग्राम से आप ये यहाँ से अच्छा रहेगा कि अपन वहाँ से डायग्राम उठाते हैं ना, गूगल से डायग्राम लेते हैं जो आपको सही दिखेगा ना। ठीक है, तो देखो मैंने देखो भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कहाँ चली गई वो? ये क्या आ रहा है यार? ये तो ऐड आ रहे लगे इसमें, है ना। क्या आने लगे भाई? ऐड आ रहे हैं ना। ठीक है, चलो इसके बिना ही कर लेते हैं अपन, है ना। सीधा वो अपने यहाँ पे आते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। देखो यार, सारे के सारे एक्टिव हो जाओ, सारों ने क्वेश्चन देख लिया होगा ध्यान से, है ना। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अब अपने को पहले देखो, पहले अपन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो किससे मिलकर बनी होती है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये दो कॉन्सेप्ट थे, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के सबसे बड़े मतलब अपन कह सकते हैं मतलब रिसर्च है ना। और ये किसने की थी? पहले वाले किसने बताई थी अपने पास? एक तो फैराडे लॉ होता है, एक मैक्सवेल लॉ हो गया, है ना। एम्पियर लॉ को चेंज करके किसने बनाया था? मैक्सवेल ने बनाया था, है ना। फैराडे ने तो ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड से, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका उल्टा किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने क्या बताया
कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उल्टा होता है ना, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ठीक है। तो पहले है ना किसने देखा, फैराडे ने देखा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ये किसने बोला था, फैराडे भाई साहब का ये सिद्धांत दिया था उसने, है ना, इसकी रिसर्च उसी ने की है ना, सबसे पहले उसने ही बताया ये। तो फिर मैक्सवेल आए, उन्होंने उन्होंने लगा कि यार अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, है ना, बनना चाहिए। उसने सोचा और देखा ऐसा होता भी है, ठीक है। तो उसकी ये बहुत बड़ी रिसर्च हो गई है ना यार, कितनी बड़ी रिसर्च हो गई। और इन दोनों के बहुत सारे यूज है, इतने यूज है कि अपन यहाँ पे बता ही नहीं सकते, ठीक है। एक क्लास में तो पूरे ही नहीं होंगे कितने एप्लीकेशंस है, ठीक है, इतने सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो अभी अपन एप्लीकेशंस पे नहीं जाते, यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। अपन एकदम आपको एकदम कहानी की तरह डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, क्या यूज है, पूरा मैथमेटिकल अपन अलग क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो भी देखें, है ना, ठीक है। तो देखो भाई, ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो अब देखो आपको क्या क्या निकालना है। तो पहले देखो आपको द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर रही है, और ये वेव किस में ट्रेवल कर रही है भाई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होती तो इसकी स्पीड कितनी होती, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती। अब किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, कुछ डिक्रीज हो गई, 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड से कुछ कम हो गई, ठीक है। अब वो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कैसे निकालोगे वेव की। तो देखो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अंदर वाली आपको क्या दे रखी है, फेज दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी है, दे रखी है ना। तो देखो अपने पास ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा ना, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, वेव्स में, और वहां पे पढ़ा होगा आपने 11th में भी पढ़ा होगा वेव्स चैप्टर में, है ना, ठीक है। वहां पे वेव में ऐसी वेव आपने पढ़ी होगी, है ना। टी के साथ कौन बैठता था, ओमेगा बैठता था। टी के पास में कौन बैठता था, ओमेगा। टी और ओमेगा क्या है, फ्रेंड है, दोनों पास पास रहते हैं हमेशा। तो जो ये टी का मल्टीप्लाई में है ना, टी के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 पाई को भी अंदर भेजोगे, 2 पाई को भी अंदर भेजोगे तो टी के मल्टीप्लाई में जो भी बैठा है वो क्या है, ओमेगा है। टी के मल्टीप्लाई में कौन बैठता है, ओमेगा। और उसके बाद में प्लस माइनस के एक्स, प्लस माइनस के एक्स, के क्या है, प्रोपागेशन वेक्टर है, प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो प्रोपागेशन वेक्टर हमेशा एक्स वाई जेड के साथ बैठेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उनके साथ बैठता है, ठीक है। ओमेगा किसके साथ बैठता है, टी के साथ, ठीक है ना। दोस्त क्लास में पास पास बैठते हैं ना, दो दोस्त, आपको पता रहता है कि वो कहाँ पे बैठा होगा। तो ओमेगा हमेशा ये ध्यान रखना, ओमेगा और टी साथ साथ में बैठते हैं इस वेव के अंदर, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि इसकी अपन ने वेलोसिटी निकाली थी, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कितनी होती थी भाई, वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। स्पीड ऑफ द वेव कितनी होगी, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा कौन सा था, ओमेगा टी के साथ बैठा है। 2 पाई को अंदर भेज दो, 2 पाई यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो टी के मल्टीप्लाई में जो भी बैठा है वो क्या है, ओमेगा है। तो ये देखो 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू रख दो, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻14, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। के की वैल्यू, के किसके साथ बैठेगा, जेड के साथ। तो 2 पाई इसको अंदर आया, 2 पाई इंटू 10⁻7 अपॉन में 3 किसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू हो गई 2 पाई। 2 पाई तो भाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसके साथ भी आएगा, और जेड के साथ में कौन बैठता है, के। तो 2 पाई इंटू 10⁻7 अपॉन 3 किसकी वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई 2 पाई 10⁻7 अपॉन में 3। अपॉन वाला 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आपको पास क्या आ जाएगी, वेव वेलोसिटी आ जाएगी। 2 पाई से 2 पाई चला गया तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। 10 की पावर ऊपर है 14, ऊपर है 14 और नीचे है 7, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻7। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अगर देखो इसको अगर छोटा करूं 10 से, तो इसको 10 से बड़ा कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड मारा तो इसको 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो 1.5 इंटू 10⁸ मतलब cy2 हो गई। स्पीड कितनी हो गई इस मीडियम में, cy2। ये वेव की स्पीड क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव क्या निकालना है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकालना है,
क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम म्यू बराबर कितना होता है, म्यू बराबर सी अपॉन वी। सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, वी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट इन एनी मीडियम, जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ये देखो म्यू बराबर सी की वैल्यू क्या रख दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर सी अपॉन वी। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अपॉन में वी कितना आया है 1.5 × 10⁸ मीटर। तो 10⁸ से चला गया 1.5, हाँ 3/2 का इसमें डिवाइड जाएगा, तो म्यू बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये देखो म्यू बराबर आ गया, ये अपने पास हो गया सही। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2, सही हो गया एकदम। म्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन वी। वी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसे निकालोगे, वी बराबर ओमेगा अपॉन के। ओमेगा किसके साथ बैठता है, टी के साथ बैठता है। के किसके साथ हो सकता है, एक्स वाई जेड, या तीनों में से दोनों में से किसी के साथ साथ बैठ सकता है, एक्स वाई जेड के साथ, तीनों के साथ भी बैठ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई ये हो गया। अब देखो ये सी वाला ऑप्शन, द वेव इज पोलराइज इन एक्स वाई प्लेन। ये कह रहा है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स वाई प्लेन में पोलराइज है। अब आपको यहाँ पे 2 डेफिनेशन ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। क्या ध्यान में रखना होगा, 2 डेफिनेशन ध्यान में रखना होगा। मैं आपको एक न्यू स्लाइड ऐड करके बताता हूँ कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पीपी। और एक होता है अपने पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये फर्स्ट वाला हो गया। 2 नंबर वाला अपने पास क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पीवी। एक तो होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, एक होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दोनों लाई करते हैं। एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर प्रोपागेशन वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड और के दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक होता है अपने पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन वेक्टर के प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों लाई कर रहे हो, ठीक है। के और ई क्या कर रहे हो, दोनों के दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो देखो मैं आपको एक यहाँ से एक अपन उठाते हैं, मैं पहले लेके आ जाता ना, इसमें सही रहता है ना। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, हाँ ये सही हो गया अभी, है ना। सेलेक्ट टेक्स्ट, कॉपी, यार यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा ना, पेस्ट का चलो यहीं देख लेते हैं हम, यहीं देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो सारे, है ना, इस पे लिख नहीं सकते, है ना, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। ये देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो सारे के सारे, इसमें आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव किधर जा रही है, इधर जा रही है, वेव किधर जा रही है, इधर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ब्लू वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, रेड वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 आगे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 आगे आ रहा है, ऐसे देखो ऐसे 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 ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए आगे जा रहे हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करते हुए आगे जा रहा है, मतलब वेव किधर जा रही है अपने पास, इधर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे बताओ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन सा होगा, है ना। अब देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा हो और प्रोपगेशन लाई कर रहा हो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड जेड वाली एक्सिस के लोगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड में, और ये जा किधर रही है, एक्स डायरेक्शन में। इस वेव किधर जा रही है, ये देखो एक्स डायरेक्शन, वेव किधर जा रही है अपने पास एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके लिए अगर आपको पूछे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो एक्स एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो के किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, के किधर होगा, एक्स में, एक्स में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड में, तो जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन अपने पास क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा इस ईएम वेव के लिए, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपगेशन दोनों लाई कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई में है, और प्रोपगेशन किधर है, एक्स में है। तो इसके लिए वाई एक्स प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, वाई एक्स प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो वापिस आओ, इतना ही काम था यहाँ का, इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं सेम, है ना। पीछे आते हैं। अब देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द वेव इज पोलराइज इन एक्स वाई प्लेन। अब पोलराइज का मतलब पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता था, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई करे और जिसके अंदर प्रोपगेशन लाई करे। प्रोपगेशन इस वेव का किधर हो रहा है, वेव किधर जा रही है, जेड डायरेक्शन में, तो जेड तो यहाँ पे है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में जेड थोड़ी आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में तो इसमें प्रोपगेशन वेक्टर के है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया सीधा ही। अपन को इतना ही देखना है, आगे ज्यादा देखना ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में प्रोपगेशन वेक्टर है ही नहीं। तो भाई ये तो ऑप्शन सीधा ही हो गया ना, गलत हो गया। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन प्लस उसके अंदर प्रोपगेशन वेक्टर लाई करना चाहिए। प्रोपगेशन वेक्टर किधर है, जेड में है, तो जेड एक्स वाई प्लेन में थोड़ी होता है, एक्स वाई प्लेन में जेड थोड़ी होता है, नहीं होता ना, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया गलत, ठीक है। अब अपने को बी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी इसको आगे नेक्स्ट ऑप्शन को करते हैं अपने को, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 32x केप वाई केप, ई बराबर दे रखा है आपको 32x केप, एक्स कैप का मतलब आई कैप और वाई कैप का मतलब जे कैप। इसको इसमें रख देते हैं, आपके लिए क्या रहेगा, देखो 2x कैप, एक्स कैप मतलब आई कैप, वाई कैप मतलब जे कैप, साइन 2 पाई, बाद में आया अपने पास साइन 2 पाई, उसके बाद क्या है 2 पाई, 5 इंटू 10 की पावर 14t, फाइव इंटू 10 की पावर 14t, ऐसा ही है क्या, 5 इंटू 10 की पावर 14t माइनस 10 की पावर 7/3 माइनस 10 की पावर 7/3 जेड। ये स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं, ये लो स्मॉल ब्रैकेट, और ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। तो देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बी, बी बराबर बी नोट, एक बी नोट आएगा प्लस इसकी डायरेक्शन आएगी बी की, अपन को बी नोट निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, और ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा साइन, और ये पूरा जो फेज है फाइव मान लो, ये पूरा का पूरा सेम रहता है, पूरा का पूरा क्या रहता है दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, पूरा एज इट इज, साइन से लेके पूरा पूरा फाइव, मैंने मतलब फाइव मतलब ये पूरा, ठीक है, सेम टू सेम डिटो लिख दो आप चाहे, ठीक है, पूरा ये वाला यहाँ पे लिख दो, बस अपने को निकालना क्या है बी नोट और डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, बी का एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो अभी करते हैं इसको। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए एक कलर चेंज करते हैं भाई। काफ़ी आप रेड से परेशान हो गए होंगे ना। ठीक है, नया कलर आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखनी होती है, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ई बराबर बी सी, ई नोट बराबर बी नोट सी वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए, ई नोट इज इक्वल्स टू बी नोट सी। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको रहना चाहिए याद। ठीक है, ई नोट इज इक्वल्स टू बी नोट सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें निकालते हैं अपन, है ना। ठीक है, अगर अपने पास ई नोट ये देखो, ये इसका इसका पूरा इसका है ना, ये डायरेक्शन के साथ है, तो इसका इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालो भाई। तो ई नोट निकालो पहले, ये डायरेक्शन के साथ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये पूरा क्या है, ई नोट है, ई नोट विथ डायरेक्शन है, तो इसको अपन ई नोट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ई नोट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो आई के साथ में है 60 आई और जे के साथ में है 30 आई। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 30 तो बाहर रहेगा सीधा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2i। 2i का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4। 30 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 30 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे भी 30 स्क्वायर आता, बाहर आ जाता है, इसमें भी 30 स्क्वायर आता तो 30 बाहर आ जाता। ठीक है, तो ई नोट कितना आ गया अपने पास 30√5। ई नोट जो ये ई है ये डायरेक्शन के साथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ई नोट आएगा वो कितना आएगा 30√5 आएगा। कितना आएगा 30√5। ठीक है, ई नोट आ गया तो बस बी नोट निकाल लो यार। ई नोट बराबर बी नोट सी। अब यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे वी होगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम में नहीं चल रही, फ्री स्पेस में नहीं चल रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे अपने पास होगा ई नोट इज इक्वल्स टू बी नोट वी। तो बी नोट निकालना है ना अपने को, बी नोट इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन वी। तो बी नोट इज इक्वल्स टू ई नोट, ई नोट की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है 30√5, और वेलोसिटी कितनी आई थी अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी आई थी, v बराबर ये देखो 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 1.5 v की वैल्यू रख दोगे 1.5 इंटू 10 की पावर 8, तो बी नोट का वैल्यू आ जाएगा, बी नोट बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 15 में बदल लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 7। 15 का 13 में जाएगा 2 बार, 2√5, और ये नीचे रहेगा 10 की पावर 7, ऊपर आते ही हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला जी को बिठा देते हैं यहाँ पे, हो ना, ये टेस्ला जी है भाई, टेस्ला जी है ना। ठीक है, तो भाई अपने को ये मिल गया बी नोट मिल गया है। बी नोट कितना मिला है 2√5 इंटू 10 की पावर -7। अब डायरेक्शन चाहिए, बस बी की डायरेक्शन चाहिए भाई, बी की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, और ये डायरेक्शन वाले जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। आपको या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन दे देगा, और आपको पूछ लेगा बी की। ठीक है, आपको हो सकता है बी की डायरेक्शन दे दे, बी का डायरेक्शन मतलब बी किस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे, और आपको प्रोपगेशन दे दे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस प्लेन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेन में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस एडवांस के एक क्वेश्चन में जेईई के 10 क्वेश्चन हो गए, पूरे सारे जेईई मेन के क्वेश्चन हो गए इस एक क्वेश्चन में। ठीक है ठीक है, तो देखो अभी देखो डायरेक्शन निकालने का मैं मेथड बताता हूँ, एक स्लाइड और ऐड करते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ई नोट इज इक्वल्स टू बी नोट सी, ई नोट इज इक्वल्स टू बी नोट सी। अब इसको ऐसे लिख लो, ई नोट फिर बी नोट और ये सी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने किया होगा ना आई जे के, ये कर रखा है ना मैथ में से, आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा। यहाँ पे आपने ऐसे कर रखा है ना, आई बराबर क्या होगा जे कैप क्रॉस के कैप, आई निकालना है तो जे क्रॉस के कर दो, जे निकालना है तो क्या करोगे के क्रॉस आई करोगे,
आई निकालना है, आई तो निकाल ही लिए ना, के निकालना है, के कैप तो आई क्रॉस जे कर दोगे। ये आपने ऐसे पढ़ रखा है मैथ में, है ना। वैसे ही इसमें है, ई नॉट की डायरेक्शन निकालनी है, ई कैप बी कैप सी कैप। ये देखो डायरेक्शन बी कैप सी कैप, ई बी सी ले लेते हैं, सीधा ई बी सी लेते हैं, ई कैप बी कैप सी कैप, मतलब डायरेक्शन। सिर्फ ये क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ई की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन, सी की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ई बी सी ये लिख दो, ई कैप फिर बी कैप फिर सी कैप, ई ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ई की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करोगे, बी क्रॉस सी, बी की डायरेक्शन निकालनी है तो सी क्रॉस सी, ई की डायरेक्शन निकालनी है तो बी क्रॉस सी। अब अपने को किसकी डायरेक्शन निकालनी है, बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो बी पे आ जाओ, बी कैप, बी की कैप डायरेक्शन क्या होगी, सी क्रॉस सी, सी कैस सी क्रॉस ई कैप, सी कैप क्रॉस ई कैप, बी की डायरेक्शन आ जाएगी इस फॉर्मूले से। भाई सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। आप ये कॉन्सेप्ट देखोगे ना, ये जेई में इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं, इससे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सिर्फ 5 साल में डायरेक्शन वाले, इस लॉजिक से। सिर्फ ये वाला जो लॉजिक बताया ना, ये वाला, इसके आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कभी आपको इन दोनों की डायरेक्शन दे देगा, इसकी पूछ लेगा, कभी इसकी दे देगा, इसकी पूछ लेगा, दो की डायरेक्शन देखा, एक ही पूछेगा। 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जेई मेन में, नहीं मिले तो देख लेना, है ना, ठीक है। तो देखो अभी अपने को बी की डायरेक्शन निकालनी है। अब अपने को पता है कि अपने वाला जो क्वेश्चन था, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार इधर। देखो यार बहुत सारे दूसरी चीजें अपन बीच में लग जाते हैं ना, इसलिए अपने पास टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है ज्यादा। अब वेव किधर जा रही है अपने पास, सी कैप या वी कैप किधर है, जेड डायरेक्शन में। ये देखो वेव किधर जा रही थी अपनी, वेव किधर जा रही थी, वेव किधर जा रही थी, जेड डायरेक्शन में जा रही है। ये जो है ना, ये देखो अब वेव किधर जा रही है, वो मैंने आई थिंक अभी तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया होगा। ये देखो ये वेव किधर जा रही है, वो यहाँ से डिसाइड होता है फेज से, ठीक है। फेज में अपने पास जेड आ गया, तो मतलब वेव जेड में जा रही है। अगर यहाँ पे एक्स आता तो वेव एक्स में होती, प्लस एक्स या माइनस एक्स वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे जेड आ गया तो इसके अंदर जेड आ गया, तो मतलब वेव जेड में जा रही है, ठीक है। अब प्लस जेड में जा रही है या माइनस जेड में जा रही है, ये डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे इसका प्लस इसका दोनों का साइन सेम है, ये माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अगर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अगर दोनों के साइन सेम है तो वेव नेगेटिव में जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे भी माइनस का होता तो ये वेव जाती माइनस जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे इसका साइन और इसका साइन ऑपोजिट है, अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो वेव जाती है प्लस डायरेक्शन में, और प्लस के भी किस में, जेड में। अगर यहाँ पे एक्स होता तो क्या हो जाता, प्लस का एक्स हो जाता। तो वेव किधर जा रही है, प्लस की जेड डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो अपने पास सी कैप किधर हो जाएगा, तो बी कैप इज इक्वल टू सी कैप। सी कैप अपने पास जा रहा है के कैप डायरेक्शन में, वेव किधर जा रही है, जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड में, तो पॉजिटिव जेड को क्या लिखोगे, के कैप, क्या लिखोगे, के कैप। अब ई कैप, ई की डायरेक्शन किधर है, अब देखो ई कैप कैसे निकालोगे, ई का यूनिट वेक्टर, ई कैप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दोगे, तो अपने पास ई की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस 2i कैप प्लस जे कैप में आप इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ई कैप मिल जाएगा। तो ई कैप कैसे आएगा, देखो ई कैप बराबर 30 था, 30 को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप, ये वेक्टर था ई वेक्टर, इसमें आप इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड मार दोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये अपने पास आ गया ई कैप। ई कैप बराबर कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन में √5, ये आ गया ई कैप। ई कैप और बी कैप, बी कैप नहीं था यार, ये सी कैप था, सॉरी सी कैप। अब देखो है ना, और सी कैप वेव किधर जा रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो सी की वैल्यू सी कैप कितना हो जाएगा, के कैप के बराबर हो जाएगा। तो अब अपने को निकालना क्या है, बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये लो बी की डायरेक्शन निकाल देते हैं। किसकी डायरेक्शन, बी की, बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी कैप बराबर सी कैप क्रॉस ई कैप, बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, सी कैप मतलब के कैप, ई क्रॉस, ई की डायरेक्शन कितनी है, 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन में √5, तो
तो ये आ जाएगा आपके पास बी कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 2 का 2 के क्रॉस आई। मैंने अभी आपको बताया था के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप होगा। देखो के क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप होगा। पहले वाला देख लो आप कैसे कराया था, ऐसे ही है ना। अब के क्रॉस जे बराबर क्या होगा, माइनस आई होगा। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई अपॉन में √5। ये आ गया बी कैप। बस अपने को तो इतना ही चाहिए था भाई, बी नोट आ गया, बी नोट आ गया और डायरेक्शन आ गई, बस इतना ही चाहिए था। बी नोट कितना आया, अब देखो बी नोट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी नोट की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, ये वाली रख दोगे। चलो अपन आगे लिखते हैं इसको, पूरे को आगे लिखते हैं भाई, पूरे को। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना। बी वेक्टर बी नोट, बी नोट का मैग्नीट्यूड कितना आया, बी नोट का मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड ये देखो, ये देखो, ये रखो यहाँ पे रखा, मतलब 2√5 इंटू 10⁻7, 2√5 2√5 इंटू 10⁻7। फिर अपने पास था डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या थी, ये आ गई, ये डायरेक्शन रखो, बी नोट इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी आ गई, 2 जे कैप माइनस आई कैप अपॉन में √5, अपॉन में √5 मल्टीप्लाई साइन, अंदर में जो भी फेज था, साइन के अंदर जो भी था वो यहाँ पे भी लिख दो, उस साइन के अंदर जो भी था वो सारा का सारा यहाँ पे रख दो। तो ये आ गया अपने पास बी। अब अपन चलते हैं ऑप्शन में। अपने को ऑप्शन में दे रखे हैं बी एक्स और बी वाई, क्या दे रखे हैं, बी एक्स और बी वाई, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो, ये दे रखे हैं बी एक्स और बी वाई। अब बी में क्या होगा, बी एक्स और बी वाई। अब बी एक्स निकालो, बी वाई निकालो। ये देखो साइन के अंदर पूरा का पूरा ये साइन था, ये देखो ये सेम है यहाँ पे, अपने भी ये सेम आएगा बी में, ये देखो सेम, ये आएगा सेम, यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगी, बस ये वाला बी एक्स और बी वाई। अब देखो बी एक्स कितना आएगा, बी वाई कितना आएगा। अब यहाँ पे 2 है, जे और आई है, जे का मतलब क्या है, वाई को बताएगा। बी वाई निकालना है तो ये जे वाला रहेगा अपने पास। बी वाई कितना आएगा अपने पास, बी वाई निकालना है तो देखो सिर्फ जे कैप वाला आपको लेना है, √5 से √5 चला गया, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। जे कैप को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी वाई ले लिया यहाँ पे। 4 इंटू, एक मिनट, 4 इंटू 10⁻7, ये देखो √5 से √5 चला गया, 2 इंटू 2 4 इंटू √7 साइन, और इसके अंदर जो भी फेज था वो टोटल, ये हो गया बी वाई। अब बी एक्स कितना आएगा, बी एक्स निकालना है तो मतलब एक्स वाला कंपोनेंट माइनस, ये देखो √5 से √5 चला गया, -1 इंटू 2 -2 इंटू 10⁻7 साइन, और उसके अंदर जो भी है। अब ये दोनों मैच करा के देखो, बी वाई तो आ रहा है 4 इंटू 10⁻7 और बी एक्स कितना आ रहा है -2 इंटू 10⁻7। तो देखो पीछे आओ, ये देखो बी वाई में तो 2 दे दिया, यहाँ पे कितना आ रहा था 4 आ रहा था, 4 इंटू 10⁻7 और साइन और इसके अंदर वाला ये, ठीक है। और ये देखो बी एक्स में -2 आ रहा है भाई, ये देखो -2, तो ये सही हो गया अपने पास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अपना जेईई एडवांस 2015 से लेके 2025 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। क्या हो गया भाई, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई, एक बार जरूर देखें, है ना। और जिसने भी ये वीडियो देखे वो शेयर भी जरूर करें, है ना, ठीक है। आप अगर शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो आगे तक नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। शेयर और लाइक करने से ही यूट्यूब आगे वीडियो को क्या करती है, शेयर कर दिया, है ना। तो इतना तो काम बनता है यार, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप उन नई क्लास में मिलेंगे फिर वापस, ठीक है।